ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड में जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। और आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी स्पेशल वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब शुरू करें हम ये राउंड? बिल्कुल मुमताज, शुरू किया जाए। जूरी सदस्य तैयार हैं। पहला सवाल जूरी सदस्य करेंगे रघुवीर संधू जी से और पहला सवाल करेंगे डॉक्टर जंगवाल आप। संधू जी, आप यंग हैं तो आपसे एक सवाल है कि क्षेत्रीय स्तर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग बेरोजगारी का हल कर सकते हैं, निकल सकता है, और इसे बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या करने की ज़रूरत है? इन दोनों के लिए छोटे उद्योग लगाने के लिए जैसे कि फार्मर लगा सकता है, हमारा पोल्ट्री का है उसकी ट्रे बनाने के लिए, गत्ते की छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कॉटेज उसके लिए रजाई का काम और इसके लिए छोटे उद्योग लगाने के लिए ये हो सकते हैं। इनसे बड़े अच्छे लेवल पे नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। और अगर हमें मौका मिला तो हम ये ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग हैं सरकार की मदद से, उनकी सहायता से इनको लगवाएंगे और ज़्यादा नौजवानों को इसकी ओर प्रोत्साहित करेंगे और नौकरी दिलवाएंगे। जी, पहला सवाल यहाँ पूरा होता है। और दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूँगा प्रोफेसर आहूजा आपसे, दूसरा सवाल आप कीजिए। रघुवीर जी, आजकल के समय में क्या खाप पंचायतों का महत्व है? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, खाप पंचायतों का मैं कहूँगा महत्व है, लेकिन खाप पंचायतों को सारे फैसले अपने साथ जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ ये होते हैं, उनको साथ लेकर उनकी राय सलाह के हिसाब से उनके हित में करने चाहिए, ना कि उनके अहित में करने चाहिए। तो क्या खाप पंचायतों में जो पंचायत होती हैं, जो पंच बनते हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए? महिलाएं शामिल होनी चाहिए। खाप पंचायतें ज़रूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि पहले से ही शुरू से हमारा एक हरियाणा के अंदर ट्रेंड चला आ रहा है कि जो पंचायत बैठ के ग्राउंड लेवल की लोगों की आम समस्या, गरीब आदमी की समस्या और बेसहाय बेरोजगार आदमियों की समस्या सुन सकती है, वो ऊपर के लोगों को नहीं पता होता, सरकार के लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं पता होती, उन्हीं के माध्यम से ये होती है और उनको वो जल्दी अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। उनमें महिलाओं का योगदान भी होना जरूरी है और वो जो फैसला लें तो महिलाओं को साथ लेकर लें। जी रघुवीर जी, 2 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। और तीसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूँगा सुरेंद्र सिंह जी आपसे, तीसरा सवाल आप कीजिए। संधू साहब, आजकल भ्रष्टाचार एक तरह से बड़ा नुकसान कर रहा है हमें, तो इसके भ्रष्टाचार के हमारे देश पे, प्रदेश पे क्या क्या इफेक्ट हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, भ्रष्टाचार इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत चरम सीमा पे है। उससे मैं आपको कहूँगा कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे राजनीतिक साथी हैं, पॉलिटिकल साथी हैं, उनको जवाबदेही होना चाहिए और उससे अगर वो जवाबदेही होंगे तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। जी, और हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उन लोगों को नकार दिया जाए सिरे से लेकर के, ताकि वो एक सबक मिले आने वाले नौजवानों को कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उसमें लिप्त हैं, उनको जनता आज पसंद नहीं करती। ये जनता के लेवल पे लेना पड़ेगा हमें और अपने ऑफिसर्स को भी जवाबदेही देना पड़ेगा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। इनका एक ये भी था कि भ्रष्टाचार के नुकसान क्या क्या है समाज के? भ्रष्टाचार का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। युवाओं को गलत दिशा देता है जी, युवाओं को लोभित करके उनके रास्ते से भटकाता है जी। और जो क्रिमिनल लोग हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से ऊपर आते हैं, जिससे कि हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी, थैंक यू संधू जी। और अंतिम सवाल, चौथे सवाल के लिए अजय झा जी आपसे आग्रह। किसान का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, आपको क्या लगता है कि वो सही है? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि किसान को उसकी फसल का भाव जो उस पर लागत आती है उसका 50% उसका मार्जिन रख के उसको बचना चाहिए और उसके बाद उसके पे जो
लागत आती है, उस सब को मिलाकर उस फसल का भाव रखना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उसके मेंबर हैं और उन्होंने रखी है, और आने वाले समय में चाहूँगा कि वो जल्दी पूरी होगी और उससे किसान को उसका पूरा मूल्य मिलेगा। तो उस मेंबर में किसान भी होने चाहिए, उसमें किसानों की कमेटी होनी चाहिए। जी थैंक यू। जी, तो एक उम्मीदवार जूरी का सामना कर चुके हैं और अब जयपाल शर्मा जी, आपकी बारी है कि आप जूरी के सवालों के जवाब दें। आप तैयार हैं? जी तैयार है। जी, जयपाल जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। आप केस मलिक जी। शर्मा जी, आप विपक्ष के विधायक बन जाते हैं और प्रशासन आपकी अनदेखी करता है, तो उस हालात में आप कैसे जो है ना प्रशासन से जो विकास कार्य हैं वो करवा पाएंगे? जी, उसमें हमारा पहले तो ये होगा कि हम खुद जाकर उनके साथ बातचीत करें, अपना रिप्रेजेंटेशन दें, और अगर फिर भी क्योंकि प्रशासन इस बात से नहीं जागता, तो फिर हम अपने जो लोग हैं हमारे जो एरिया के साथ हैं, जिनकी वो समस्या है, उनको साथ ले गए, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन उनके सामने जाए और उन पर दबाव बनाए। और क्योंकि पब्लिक का प्रेशर जो है ना सबसे बड़ा प्रेशर होता है, जब पब्लिक का प्रेशर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर होगा तो उसको वो काम जो सही काम है उसको जरूर करने पड़ेंगे, और हमारे प्रयत्न होगा जो सही काम है पब्लिक को हम करवाएंगे। पहले तो हम अपना खुद का प्रयत्न करें कराने के, और फिर लोगों के सहयोग से साथ लेकर उनसे मिलकर कराएंगे। जी जयपाल जी, दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा चंद्र सिंह जी आपसे, दूसरा सवाल आप कीजिए। शर्मा जी, आपके एरिया में व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे एरिया में व्यापारियों की समस्या सबसे बड़ी है कि जो वहाँ का छोटा व्यापारी है उनको सबसे बड़ी तो ये जो इंस्पेक्टरी राज है ये सबसे ज़्यादा मारता है। टैक्सेशन इतना ज़्यादा है कि वो पे नहीं कर पाते, और जो इंस्पेक्टर जो है ना उनसे हर महीने जो है कोई ना कोई, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की वजह से हमारा व्यापारी दुखी है, और उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो अपना वो काम करना चाहते हैं उनको कैसे बचा जा सकता है इससे? उनको ऐसे बचाया जा सकता है क्योंकि हमारा जो पहले तो हमारे व्यापारी संगठित होने चाहिए, उनको इस बात का विरोध करना चाहिए। अगर कोई उनके पास इंस्पेक्टर को इस तरह की ब्राइब के लिए आता है, मांगने के लिए आता है, तो पहले तो उनको उसका विरोध करना चाहिए, और नहीं तो हमारा जो पब्लिक का जो हमारा वहाँ नुमाइंदा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको उन्हें साथ लेकर उस प्रशासन से उनको छुटकारा दिलाना चाहिए, और जब सारे साथ मिलकर चलेंगे तो इस तरह का उनका ये समस्या का समाधान होगा। जी जयपाल जी, तीसरा सवाल अजय झा जी आपसे आग्रह, आप कीजिए। क्या आप मानते हैं कि महिलाओं की भागीदारी समाज की को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला हमारे समाज का 50% हिस्सा है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए, और आज के समाज में महिलाएं आगे आ भी रही हैं। आज महिलाओं को वो ज़माना नहीं रहा कि घूंघट में महिला रहती हो। आज हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिलाएं आज बड़े बड़े ऑफिसर्स के पद पर भी हैं, महिलाएं हमारी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, MLAs भी हैं, और अगर कहीं महिलाओं को हमारा समाज के अंदर हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनके लिए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर बच्चियाँ एजुकेटेड होंगी, हमारी महिलाएँ एजुकेटेड होंगी, हमारी लड़कियाँ एजुकेटेड होंगी, तो एक बेटी 2 परिवारों को उद्धार करते हैं, 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं, पहले अपने परिवार को और फिर आगे जिस घर में जाती है उस परिवार को। इसलिए महिलाओं की भागीदारी समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। आपने कहा, आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे भी जैसे भी हमारे एरिया के अंदर जो इनकी समस्या, जैसे हमने कहा अभी कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, इनके लिए शिक्षा में बढ़ावा देंगे उनको किसी भी वजह से नौकरियों के अंदर जो हमारा भेदभाव होता है उनके लिए उनको आगे ले आएंगे, बच्चियों को आगे प्रोत्साहित करेंगे पढ़ने के लिए, खेलों के लिए। इसके लिए जैसे अगर हम बनेंगे, हमारा कोई भी किसी भी तरह का जो सहयोग होगा हम महिलाओं के लिए उसमें पूरा सहयोग देंगे, योगदान देंगे। जी जयपाल जी, और अंतिम सवाल के लिए चौथे सवाल के डॉक्टर जंगवाल आपसे आग्रह, आप कीजिए। युवा आज रोजगार चाहता है जी, हर युवा रोजगार चाहता है, इसके लिए आप क्या करेंगे सरकार में? जैसे कि हमने कहा सबसे पहले तो युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना जरूरी है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे कि पहले क्वेश्चन किया था कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, सबसे पहले हमारे को एरिया के अंदर कुटीर उद्योग या लघु उद्योग लगा के एरिया के अंदर छोटे छोटे सेल्फ
हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए, स्वयं सहायता ग्रुप बनाए, कुछ उनको भी उसके जरिए से भी हम जोड़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प NGOs की मदद से भी जोड़ सकते हैं। और जितना जहाँ तक हो सके अगर हमारा सरकार में कोई भागीदार हो, हमारे अपने एरिया के अंदर कोई अच्छा ऐसा उद्योग स्थापित करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को उसमें रोजगार मिल सके। कैसा, मतलब कोई नाम बताओ किसी उद्योग का। जैसे हमारे यहाँ मैं कहना चाहूँगा, ये जैसे छोटे छोटे हमने कहा अभी कोई भी किसी भी तरह का जो उद्योग है, मान लीजिए जैसे हमारे को बिजली वगैरह का, अब आजकल आजकल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, और अगर आज हमारे एरिया में एक ऐसा प्लांट कोई लग जाए जिससे हम ये पैनल वगैरह बनाएं और सोलर सिस्टम हम डेवलप करें और छतों के ऊपर सोलर सिस्टम हम लगाएं, उसमें कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे, कुछ वो बना के दें, और ये जो हमारे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर एक बिजली की सबसे भारी समस्या है, उस समस्या का भी समाधान होगा। और उस तरह के कोई पैनल अच्छे बना के अच्छे उस तरह कोई फैक्ट्री बड़े उद्योग लेवल पे भी लग सकती है और छोटे पर भी लग सकती है। उस तरह के उद्योग धंधे अगर हम यहाँ चालू करें, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता ये होगी कि इससे जो है ना एक प्रगति होगी, ऊर्जा का जो आज एक बड़ी भारी कमी है उसकी भी कमी पूरी होगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जी जयपाल जी। तो जयपाल शर्मा जी भी फेस कर चुके हैं हमारी जूरी को, और अब वीरेंद्र सिंह राठौर, आपकी बारी है जूरी का सामना करने की। आप तैयार हैं पूरी तरीके से? जैसा जी, वीरेंद्र जी से पहला सवाल करेंगे प्रोफेसर आहूजा आप। वीरेंद्र जी, जब कोई विधायक बनना चाहता है तो बड़ी ईमानदारी दिखाई देती है शुरू में, लेकिन बाद में सारे सिद्धांत उनके हवा हो जाते हैं, भ्रष्टाचार से गुरेज भी नहीं करते। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, मेरा ये मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय और प्रश्न आपने छेड़ा है। इसके साथ जुड़ता हुआ एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि विधायक का काम क्या है। हम अगर आप जनरली चर्चा करेंगे तो हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और आम आदमी की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, पर उससे भी हट करके मैं समझता हूँ कि विधायक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जब वो विधानसभा में बैठे तो उसकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कानून वहाँ बनाए, वो जिन कानूनों को वहाँ वो तैयार करे, उन कानूनों में से आम जनता और आम आदमी की आवाज़ निकल करके बाहर आनी चाहिए। ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आदमी विधानसभा के अंदर जा करके बैठता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हो। अब भ्रष्टाचार की बात हुई, आप देखेंगे कि छोटा छोटा भ्रष्टाचार सरकारी महकमों के अंदर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। आदमी तहसील में गया, उसे कोई नकल लेनी है, क्लर्क उसको बगैर पैसे के काम नहीं कर रहा। बिजली बोर्ड के दफ्तर में गया, उसको एक कनेक्शन लेना है, उसने अप्लाई किया, एक महीने तक उसका कनेक्शन लागू नहीं हो रहा। तो ऐसे में एक विधायक के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी है, मैं सीधा उस प्रश्न पे आना चाहता हूँ। और सीधा मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिस दिन मैं विधानसभा में पहुँचा, मैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्ट को लागू करवाने की पुरजोर कोशिश करूँगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्ट का मतलब है कि एवरी ऑफिसर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर उसके पास कोई दरखास्त आती है, वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसका समाधान नहीं हो रहा, तो उसको अकाउंटेबल होना होगा। ये आज जनता की डिमांड है, क्योंकि जनता जागरूक है। मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहा है लोगों को जागरूक करने में, उतना ही अकाउंटेबल हम लोगों को भी विधानसभा के अंदर बैठ करके मैं समझता होना होगा। जी बहन जी।